So these are the few important questions for CBSE 10th standard साइंस एग्ज़ाम। ओके, 2 मार्च को एग्ज़ाम है और अभी रात के 2:45 बजे हैं। ठीक है, तो मैंने ये सारे क्वेश्चंस सिलेक्ट किए अलग अलग सोर्सेज से और वो मैं आपको सॉल्व करके एक्सप्लेन करके दे रहा हूँ। So let's look at the first question. VI graph of two wires A and B are shown in the given diagram. Both of them are connected in series to a battery. ठीक है, 2 वायर है A और B, बैटरी को कनेक्टेड है सीरीज में। इसका मतलब क्या, दोनों में से करंट सेम जाएगा। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट हीट प्रोड्यूस्ड पर यूनिट टाइम इन बोथ द वायर्स A एंड B। ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, हीट प्रोड्यूस्ड पर यूनिट टाइम। ठीक है, इन बोथ द वायर्स A एंड B। तो ऑप्शन है बहुत सारे, पहले हम कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। जो VI ग्राफ होता है उसका जो स्लोप होता है, स्लोप मतलब क्या, बेसिकली उसने एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना बनाया, इसने इतना एंगल बनाया, दूसरे ने इतना एंगल बनाया। तो पहला वाला जो A है इसका एंगल ज़्यादा है, मतलब इसका स्लोप ज़्यादा है। ठीक है, तो बेसिकली VI ग्राफ का जो स्लोप है वो डिसाइड करता है उसका रेजिस्टेंस। लेकिन बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन ऐसे आया था जिसमें V एक्स एक्सिस पे दिया और I वाई एक्सिस पे दिया, तो उस केस में जिसका स्लोप कम उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा। तो ये ऑब्जर्व करना बहुत ज़रूरी है कि VI ग्राफ में V और I कहाँ पे प्लॉटेड है। अगर ऐसा प्लॉट है जैसे डायग्राम दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, तो उसका जो स्लोप ज़्यादा उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा। तो स्लोप ऑफ VI ग्राफ फॉर अ गिवन वायर गिव्स इट्स रेजिस्टेंस when V is on y axis and I is on x axis. So slope of graph is more for A, वायर A के लिए स्लोप ज़्यादा है, मतलब वायर A का रेजिस्टेंस ज़्यादा है। सीरीज कनेक्शन में सेम करंट फ्लोज थ्रू बोथ द वायर्स, दैट इज बोथ द रेजिस्टर्स। इसलिए हीट प्रोड्यूस पर यूनिट टाइम क्या होगा, I²R। तो करंट तो सेम है, तो हीट प्रोड्यूस किसके ऊपर डिपेंड करेगा, R पे। कैसे होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा उसमें हीट प्रोड्यूस ज़्यादा, इसलिए आंसर ए, वायर ए प्रोड्यूसेस मोर हीट पर यूनिट टाइम देन वायर बी। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। ओके, explain why there are two separate circuits, one for high power rating appliances and other for low power rating appliances. Two separate domestic circuits। ठीक है, डोमेस्टिक सर्किट में 2 सेपरेट सर्किट होते हैं, एक किसके लिए, हाई पावर रेटिंग अप्लायंस के लिए और दूसरा लो पावर रेटिंग अप्लायंस के लिए। Two separate circuits are formed in the domestic wiring, one for high power rating appliances called power circuit and other for low power rating appliances called lightning circuit. Power circuit क्या होता है, the circuit which draws heavy current 15 amperes from mains and used for high power rating devices such as microwave, oven, air conditioner, geyser, washing machine etc. is known as power circuit. Lightning circuit क्या होता है, वो 5 एम्पियर का करंट ड्रॉ करता है। The circuit which draws small amount of current from the mains and used for low power rating devices such as bulb, tube light, fans, TV, computer, etc. having a current rating of 5 amperes is known as lightning circuit. ठीक है, next question number 2b. A domestic circuit has 5 ampere fuse, मतलब इसके ऊपर वो करंट झेल नहीं सकता। How many bulbs of rating 100 watts to 100 volts can be safely used in the circuit? तो बेसिकली अपने को क्या करना है, पावर रेटिंग ऑफ बल्ब दिया है 100 वाट 220 वोल्ट्स, इलेक्ट्रिक करंट कितना है, देखो P इज इक्वल टू वी आई, ये एक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में से I निकाला P बाई वी। तो I 5 एम्पियर दिया है, V 220 वोल्ट्स है सप्लाई वोल्टेज, तो P क्या होगा, जितने बल्ब N इंटू 100 वाट्स। ठीक है, तो I इज इक्वल टू P अपॉन V, इससे n निकाला, ये 0 इसके साथ कट गया, 22 इंटू 5 110, 110 को 10 से डिवाइड किया तो आंसर आया 11। ओके, नेक्स्ट, द गिवन डायग्रामेटिक स्केच
shows a domestic circuit to which a number of appliances are connected. What is the cost of energy to operate in the month of June? जून क्यों दिया है 30 days at ₹5 per unit if all the appliances are operated for 8 hours per day. तो एनर्जी रिक्वायर्ड, कॉस्ट ऑफ एनर्जी निकालने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड, और वो होता है किलो वॉट आवर, यही निकालना है। टेबल देखो पूरा समझ जाएगा, ठीक है। उसने फैन दिया है, रेफ्रिजरेटर दिया है, 2 बल्ब दिए हैं, ठीक है। तो अप्लायंस क्या है? फैन। उसका वॉटेज कितना है? 100 वाट्स। 8 घंटे चला है 30 दिन के लिए, 24,000 वाट आवर्स, मतलब किलो वॉट आवर कितने हुए? 24। रेफ्रिजरेटर 400 वाट, उसका पावर रेटिंग, 8 घंटे चला है 30 दिन, 96,000 वाट आवर्स, उसका किलो वाट आवर कितना हुआ? 96। 2 बल्ब चला है 40 वाट के, 2 इंटू 40, 8 आवर्स पर डे, 30 डेज। सिर्फ मल्टीप्लीकेशन का क्वेश्चन है बस। 19,200, ये मेरा मल्टीप्लीकेशन गलत हो गया था, तो इसको 1000 से डिवाइड किया तो 19.2 किलोवाट आवर्स। किलोवाट आवर में कन्वर्ट करना जरूरी है, क्यों? क्योंकि किलोवाट आवर होता है 1 यूनिट। टोटल एनर्जी कंज्यूम कितना हुआ इन सब का एडिशन? 139.2 किलोवाट आवर। कॉस्ट ऑफ एनर्जी टू ऑपरेट दीज अप्लायंसेस, तो ये किलोवाट आवर मतलब 1 यूनिट, ठीक है। तो उसका 5 रुपये पर यूनिट है, तो पूरे महीने में इतने यूनिट कंज्यूम हुए, कितने? 139.2 यूनिट्स। और 5 रुपये पर यूनिट मतलब इसको 5 से मल्टीप्लाई किया, तो मैंने क्या किया, 5 को लिखा 10/2 और मैंने लगाया 1392/2, तो आंसर आया 696 रुपीज। नेक्स्ट, in one of the industrial processes, a gas G is produced during the electrolysis of brine solution. The gas G is passed on dry X. It gives compound Y, which is used for disinfecting drinking water. Identify G, X and Y. Write the chemical equations of the reactions involved in formation of G, formation of Y. तो G क्या होगा? G होगा क्लोरीन गैस। X क्या होगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ओके। और Y क्या होगा? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, CaOCl2, ओके। फॉर्मेशन ऑफ गैस G, ये G के जैसे नहीं दिख रहा, लेकिन ये G है, ठीक है। तो 2NaCl aqueous plus 2H2O liquid gives 2NaOH aqueous plus Cl2 gas plus H2 gas, ओके। तो इसमें Cl2 बन गया, ओके। फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड Y कंपाउंड क्या है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। CaOH twice solid plus Cl2 gas gives CaOCl2 which is Y plus H2O। रिएक्शन एक बार लिख लेना, ठीक है। नेक्स्ट, salt X commonly used in bakery product on heating gets converted to another salt Y, which itself is used for the removal of hardness of water, and recrystallization of salt Z gives a basic salt which is used as a cleansing agent for domestic purposes. Identify X, Y and Z. तो salt X commonly used in bakery products is baking powder, NaHCO3. salt Y क्या है? salt X को हीट करके salt Y मिला, ठीक है। तो salt Y है सोडियम कार्बोनेट। Y सोडियम कार्बोनेट इज यूज्ड फॉर रिमूविंग हार्डनेस ऑफ वाटर, ओके फाइन। और उसको रिक्रिस्टलाइजेशन किया तो Z मिला, ओके, दैट इज वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा में होते हैं 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो ये क्वेश्चन आ सकता है एक सेपरेट MCQ कि वॉशिंग सोडा में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितने हैं? तो वो है 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। राइट द केमिकल इक्वेशन इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ Y फ्रॉम X। 2NaHCO3 को जब हीट किया तो Na2CO3 मिला, H2O और CO2 निकल गया, ठीक है ना, फाइन। राइट द केमिकल इक्वेशन इन द फॉर्मेशन ऑफ Z फ्रॉम Y से Z बनाना है, ये Y है मेरा, इससे Z बनाना है, तो इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऐड करना है 10H2O, ठीक है। बहुत सिंपल रिएक्शन है ये। सीमा टू का पोर्शन ऑफ मनी प्लांट हैविंग 1 लीफ, उसने लीफ उठाया। रितु ने क्या उठाया? पोर्शन बिटवीन 2 लीव्स। बोथ ऑफ देम केप्ट द पोर्शंस ऑफ मनी प्लांट सेपरेटली इन 2 glasses in water. What would Seema and Ritu observe in the plants after 15 to 20 days? In glasses होना चाहिए, ये टाइपिंग एरर हो गया। इन ग्लास
classes in 15 to 20 days. Write your conclusion. तो पर्सन सीमा ऑब्जर्वेशन क्या है, 15 से 20 दिन में यंग शूट एंड रूट्स अराइज फ्रॉम द नोड ऑफ द लीफ. क्यों? क्योंकि उसने पूरा लीफ ही उठाया था. वेर एज रितु नो शूट वुड बी सीन. तो इसका कंक्लूजन या इन्फरेंस क्या है? प्रेजेंस ऑफ अ नोड इन स्टेम कटिंग इज नीडेड फॉर अपीयरेंस ऑफ रूट्स एंड यंग शूट. द यंग शूट नेवर अराइजेस फ्रॉम इंटरनोडल रीजन इन स्टेम कटिंग. ये इंपॉर्टेंट है. मनी प्लांट प्रोपोगेट्स वेजिटेटिवली इफ द स्टेम कटिंग हैज नोड्स. ये 3 पॉइंट. नेक्स्ट, a steady current of 2 amperes flows through a conductor. ये I है. Calculate the number of electrons that flow through any section of the conductor in 2 seconds. तो इस क्वेश्चन में 2 फॉर्मूले लगाने हैं. एक फॉर्मूला क्या है आपका, I is rate of flow of charge, और जो चार्ज होता है Q that is N into E. ठीक है. तो I दिया है 2 एम्पियर्स, टाइम दिया है 2 सेकेंड्स. एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स. अगर n है मेरे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग थ्रू अ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, देन q इज इक्वल टू Ne. बट व्हाट इज I इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज q बाई टी. लेकिन q क्या है, Ne, सो Ne बाई टी. सो व्हाट इज n इक्वल टू IT बाई E. सब्सटीट्यूट करो, कैलकुलेट करो, आंसर आएगा 25 इंटू 10⁻18. ओके. नेक्स्ट, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. A resistor of 20 ohms is bent to form a closed circle. What is the effective resistance between the 2 points at the ends of the diameter AB of this circle as shown? अभी हमने देखा था स्टार्टिंग में कि जब रेजिस्टर्स सीरीज में कंडक्ट होते हैं तो उनमें करंट सेम फ्लो होता है, लेकिन जब रेजिस्टर्स पैरेलल में फ्लो कनेक्टेड होते हैं तो उनमें जो करंट फ्लो होता है वो डिवाइड होता है. ठीक है. ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. When resistors are in series, same current, different voltage. Resistors, type of connection, okay, current through the resistors. PD, potential difference across the resistors. The resistors are connected in series. पहला टाइप लेते हैं सीरीज. तो करंट थ्रू resistors is same, but PD across the resistors is different. When resistors are connected in parallel, current through them is different, PD across them is same. तो इसने क्या किया, डायमीटर पे उसको डिवाइड कर दिया. ठीक है. तो एक कॉन्सेप्ट है, रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर. R इज इक्वल टू रो L अपॉन A. तो L उसका डिसाइड करता है रेजिस्टेंस. तो अगर AB डायमीटर है, तो ऊपर का जो सेमी सर्कल है ACB, रेजिस्टेंस ऑफ सेमी सर्कल ACB इज सेम एज रेजिस्टेंस ऑफ सेमी सर्कल ADB. ठीक है. तो ये होगा 20/2, क्योंकि पूरे वायर का रेजिस्टेंस 20 ओम्स है. तो एक सेमी सर्कल का रेजिस्टेंस कितना होगा, 10 ओम्स. अब ये दो 10 ओम कैसे कनेक्ट हुए, पैरेलल में. क्यों? क्योंकि अगर मैं डायमीटर A और B पे वायर कनेक्ट करके उसको बैटरी पे कनेक्ट करता हूँ, ये सेल है एक्चुअली. ठीक है. तो जो करंट जाएगा यहाँ पे वो डिवाइड होगा, यहाँ पे I1 जाएगा, यहाँ पे I2 जाएगा. ठीक है. फाइन. When current enters through A, it splits into I1 and I2. Wire ACB and wire ADB are connected in parallel. तो पैरेलल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, 1/Rp is 1/R1 plus 1/R2. तो ये दोनों R है, दोनों 10 है. तो 1/R plus 1/R, 2/R, 2/10, 1/5. So R effective is 5 ohms. ठीक है. नेक्स्ट, ये एक्चुअली बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है. जब मैंने क्वेश्चन देखा ये तो मेरे को समझा ही नहीं इस क्वेश्चन में क्या करना है. लेकिन एक चीज़ समझना ज़रूरी है कि डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट में सारे जो कंपोनेंट्स होते हैं वो पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं. ठीक है. सो दैट अगर एक बंद हो तो दूसरा चालू रहे, सीरीज में नहीं कनेक्टेड होते हैं. द डायग्राम अबव इज स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ अ हाउस होल्ड सर्किट.
The house shown in the above diagram has 5 usable spaces where electric connections are made. For this house, the mains has a voltage of 220 volts and net current coming from the mains is 22 amperes. ये बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है. What is the mode of connection to all the spaces in the house from the mains? The spaces 5 and 4 have the same resistance and spaces 3 and 2 have respective resistance of 20 and 30. देखो 3 को उसने दिया है 20, माइंड गेम किया उसने, और 2 को दिया है 30, तो टेबल बनाना जरूरी है. Space 1 has resistance double that of space 5. What is the net resistance for space 5? What is current in space 3? ठीक है. And what should be placed between the main connection and rest of the house electrical appliances to save them from accidental high electric current? तो ये तो फ्यूज है, ये सबको पता है. एक्सक्यूज मी. तो अभी देखते हैं बेसिकली क्या होगा. देखो, ऑल द स्पेसेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू मेन्स. ठीक है, तो स्पेस हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं. 4 और 5 का सेम रेजिस्टेंस है R, दिया है क्वेश्चन में. 1 का रेजिस्टेंस है 2R. ठीक है, और 2 और 3 का कनेक्शन दिया है. 2 का रेजिस्टेंस दिया है. 2 का कितना है 30 ओम्स और 3 का कितना है 20 ओम्स. ओके, I 22 एम्पियर्स है, V 220 वोल्ट्स है. ठीक है, तो बेसिकली ये जो सारे पैरेलल में कनेक्टेड है, इनका अगर इफेक्टिव रेजिस्टेंस लिया R इफेक्टिव, तो V इज इक्वल टू आई आर, तो R इफेक्टिव होगा 10 ओम्स. ठीक है, लेकिन वो 10 ओम्स किसका इफेक्टिव है? इन पांचों का इफेक्टिव है. सो 1/10 इज 1/2R प्लस 1/30 प्लस 1/20 प्लस 1/R प्लस 1/R. तो मैंने क्या किया, ये 1/R और 1/R को 2/2R और 2/2R किया, क्योंकि पहले वाला 1/2R था. तो ये तीनों को ऐड किया, तो ये बना मेरा 5/2R प्लस जो 1/30 और 1/20 था उनका एलसीएम लिया 60, 2/60, 3/60, तो ये बना 5/60. ठीक है, तो 1/10 का भी एलसीएम लिया मैंने, 1/10 को भी 60 कर दिया, तो ये बन गया 6/60. ठीक है, तो 6/60 माइनस 5/60 इज 1/60 विच इज 5/2R. ये 5/2R. ओके, तो R क्या बना मेरा R बना 150 ओम्स. तो नेट रेजिस्टेंस ऑफ स्पेस 5, ये था पहला क्वेश्चन. फॉर स्पेस 3 वोल्टेज कितना है 220 वोल्ट्स, रेजिस्टेंस दिया है 20 ओम्स, तो करंट कितना होगा V/R. देखो 220/20 और यहाँ पे 220/22 था. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि दिमाग शांत रख के सॉल्व करना है, नहीं तो यहाँ पे भी आप 10 लिख दोगे गलती से. ठीक है, फाइन. और लास्ट क्वेश्चन का तो आंसर पहले ही दे दिया था. ओके, a carboxylic acid C2H4O2 reacts with an alcohol in the presence of H2SO4 to form a compound X. The alcohol on oxidation with alkaline KMnO4 gives the same carboxylic acid C2H4O2. Write the name and structure of carboxylic acid, alcohol and compound X. Okay, इस क्वेश्चन को देखते हैं हम. कार्बोक्सिलिक एसिड है C2H4O2. C2H4O2 को अल्कोहल से रिएक्ट किया तो X मिला. अल्कोहल को ऑक्सीडाइज किया विथ इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कलाइन KMnO4, तो फिर से मुझे C2H4O2 मिला. तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एक्चुअली देख के डिफिकल्ट लगता है. कार्बोक्सिलिक एसिड है आपका CH3COOH विच इज इथेनोइक एसिड. इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना तो सबको आता ही है, ये डबल बॉन्ड याद रखना. अल्कोहल C2H5OH, CH3CH2OH जिसका नाम है इथेनॉल, उसका स्ट्रक्चर ऐसा है. अल्कोहल में डबल बॉन्ड नहीं होता, याद रखना. कंपाउंड X जो बनता है वो है एस्टर CH3COO C2H5. तो एस्टर का फंक्शनल ग्रुप कैसा है, वो है ऐसा C डबल बॉन्ड O बॉन्ड O. तो उसके एक बाजू में लगा C2H5 और दूसरे बाजू में लगा CH3. तो इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ किया और इसका नाम है इथाइल इथेनोएट. ठीक है, इथाइल इथेनोएट. ये इथाइल का इथेन का एक हाइड्रोजन माइनस करके अल्काइल ग्रुप बना इथेन का, और ये जो है इसमें 2 कार्बन एटम्स है, इसलिए इथेनोएट. ठीक है, केमिकल रिएक्शन CH3COOH प्लस CH3C2OH. ओके, एसिड प्लस अल्कोहल गिव्स एस्टर. फाइन, ये एस्टर बना इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4.
और CH3C2OH इथेनॉल, ओके, अल्कलाइन KMnO4 नेसेंट ऑक्सीजन, ये बना CH3COOH प्लस H2O, ओके. Next, two resistors of 3 ohm and an unknown resistance are connected in series across a 12-volt battery. If the voltage drop across the unknown resistance is 6 volts, find the potential across the 3 ohm resistance, the current through the unknown resistor, equivalent resistance of the circuit. ठीक है, तो दो रेजिस्टर है, डायग्राम देखो, 3 ओम के दो रेजिस्टर है, ठीक है, सीरीज में कनेक्ट किया, तो पूरे रेजिस्टर्स के कॉम्बिनेशन में जो करंट है वो करंट सेम होगा, करंट विल नॉट चेंज, ओके फाइन. अभी देखो इसके आगे, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 3 ओम रेजिस्टेंस, ठीक है, दोनों के अक्रॉस सेम रहेगा, फाइन. तो अप्लाइड पोटेंशियल 12 वोल्ट का है, उसमें से इसने 6 वोल्ट खा लिया, तो इन दोनों को क्या मिला 6 वोल्ट्स, तो दोनों के पीडी का सम 6 वोल्ट्स हुआ, इसलिए एक के पीडी तो 6 को 2 से डिवाइड किया तो 3 मिला, फाइन. दैट इज द फर्स्ट पार्ट. करंट थ्रू 3 ओम रेजिस्टेंस, उसका पीडी पता है मुझे, उसका रेजिस्टेंस पता है मुझे, ओम्स लॉ पता है, V इज इक्वल टू IR, तो दिस इज 1 एम्पियर, फाइन. करंट थ्रू अननोन रेजिस्टेंस इज 1 एम्पियर. क्यों? क्योंकि जो करंट 3 ओम के थ्रू पास करेगा वही अननोन रेजिस्टेंस के थ्रू भी पास करेगा, फाइन. अभी अननोन रेजिस्टेंस का करंट मिल गया, उसका पीडी पता है 6, V इज इक्वल टू I इंटू R, ठीक है, फाइन. तो अननोन रेजिस्टेंस जो है, ओके, वो मिल गया अपने को 6 ओम्स, फाइन. तो पूछा क्या है, इक्वल रेजिस्टेंस ऑफ 3 रेजिस्टर्स इन सीरीज, तो ये तो होगा सम ऑफ द रेजिस्टर्स, फाइन. तो वो हो गया 3 + 3 + 6, ओके, इसलिए आंसर आया 12 ओम्स, ओके. इन द एक्सपेरिमेंट ऑफ स्टडीइंग द डिपेंडेंस ऑफ करंट I एंड पोटेंशियल डिफरेंस V, अभी इसमें देखो, यूजुअली V और I को प्लॉट करते हैं, ओके, फाइन. तो यहाँ पे क्या किया है उसने, I और V को प्लॉट किया है, ये याद देखना, ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी है. 3 students plotted the graph between V and I as per their respective observations. The observation likely to be correct are those of, okay, fine. तो ये कुछ नहीं, ये x और y एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स को मैच करना है, दैट्स इट, फाइन. तो अभी देखो स्टूडेंट वन का ये ऑब्जर्वेशन है, तो स्टूडेंट 1 का क्या कहना है, जब पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, फॉर 0 वोल्टेज देयर इज करंट, ये तो पॉसिबल ही नहीं होगा. स्टूडेंट 2 का क्या कहना है, व्हेन वोल्टेज इज 0 करंट इज 0, ये पॉसिबल है, दिस इज द आंसर. स्टूडेंट 3 का क्या कहना है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है, क्योंकि इट कैन बी 1 और 2 और 1 and 2 + 3 ऑल 3, ऐसे भी ऑप्शन होते हैं, इसलिए सारे चेक करना बहुत जरूरी है. इसका क्या कहना है कि जब मेरा पीडी 0 है तो करंट नेगेटिव है, ये तो पॉसिबल ही नहीं होगा, तो दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल, दिस इज द ओनली आंसर, इसलिए आंसर है स्टूडेंट 2 ओनली, ओके. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ शोज द अमाउंट ऑफ वर्क डन W इन मूविंग अ चार्ज Q फॉर अ गिवन पोटेंशियल. बहुत सारे अजीबोगरीब ग्राफ दिए हैं, ठीक है, लेकिन W इज इक्वल टू VQ व्हेन पोटेंशियल इज कांस्टेंट, तो इसका मतलब अगर ये कांस्टेंट है तो W प्रोपोर्शनल टू Q हो गया. प्रोपोर्शनल जो होता है वो ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है, जैसे Q इंक्रीज करेगा W इंक्रीज करेगा, ओके, फाइन. तो Q और W, जैसे Q इंक्रीज हो रहा है W इंक्रीज हो रहा है, तो इट हैज टू बी अ स्ट्रेट लाइन, आंसर हैज टू बी C, दिस इज द आंसर, ठीक है. नेक्स्ट, 1/2 of a convex lens of focal length 10 cm is covered with black paper, काला पेपर लगा दिया आधे कॉन्वेक्स लेंस पे. Can such a lens produce an image of a complete object? Okay, placed at a distance of 30 cm from the lens. तो ये बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर प्लेस किया, क्यों, F उसका 10 है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा 20, तो दिस इज प्लेस्ड बियॉन्ड द रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है ना. तो अभी देखो पॉसिबल है, कैसे पॉसिबल है, इफ अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 cm is covered 1/2 with black paper, it can produce an image of the complete object between f2 and 2f2.
द रेज ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट गेट रिफ्रैक्टेड बाय द अपर हाफ ऑफ द लेंस. ये रिफ्रैक्शन दिखा है देखो. ओके, द इमेजेस फॉर्म विल बी रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड. फाइन, द इमेज फॉर्म विल बी रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड. सेकेंड पार्ट क्या बोलता है? अ 4 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट, मतलब ये दिया उसने हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इज प्लेस परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस फॉर कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर. ये फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस. डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 15 सेंटीमीटर्स. ये होगा -15. क्यों? ये यू है. इट इज प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट साइड. फाइंड नेचर, पोजिशन एंड साइज ऑफ द इमेज. हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट h1 लिया, f लिया फोकल लेंथ, u लिया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विच इज -15. v है इमेज डिस्टेंस, h2 है इमेज हाइट. लेंस फॉर्मूला क्या है? 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u. यहाँ से 1/v फाइंड किया विच इज 1/20 प्लस 1/-15. ये बेसिक फॉर्मूला है. इसमें साइन कन्वेंशन के साथ हमें इनपुट करना है. ऑब्जेक्ट अगर लेंस कॉन्वेक्स लेंस के लेफ्ट साइड में है तो u विल बी नेगेटिव. तो ये मिला 1/20 माइनस 1/15. उसको एलसीएम लेके सॉल्व किया, आंसर आया -1/60. तो v आया -60. क्यों? बिकॉज दिस इज 1/v. ओके, for v, negative sign shows that image is formed on the same side of the object and image is virtual. Magnification क्या होता है? h2/h1 is v by u. h1 4 है, +4. v -60, ये -15, तो h2 बना 16. तो इसलिए इमेज कैसा है? वर्चुअल है, इरेक्ट है, मैग्निफाइड है. क्यों? क्योंकि h2 16 है. Is formed on the same side of the object at distance of 60 centimeters of size 16 centimeters. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है. ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम. इसमें से कोई भी क्वेश्चन अगर आप करते हो तो ये क्वेश्चन मुझे लगता है एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है. ठीक है, बट दिस इज लाइक विशफुल थिंकिंग, यू नो. एनीवे, लेट्स गो अहेड. शो हाउ यू वुड कनेक्ट 3 रेजिस्टर्स ईच ऑफ 6 ohms सो दैट कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस ऑफ 9 ohms. तो 6 को सीरीज में कनेक्ट किया, तीनों को, तो 18 आएगा. तो ये तो पक्का है कि इसमें से एक या दो पैरेलल में कनेक्ट करेंगे. जब दो को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो ये 1/6 प्लस 1/6 ये देगा 2/6 विच इज 1/3. 1/3 आर इफेक्टिव नहीं है, 1/r इफेक्टिव है. तो r इफेक्टिव कितना हुआ? 3. ठीक है, तो एक को ऐसे रखो और दो को पैरेलल में कनेक्ट करके उनका कॉम्बिनेशन पहले वाले को सीरीज में कनेक्ट करो तो मिलेगा आपको 9 ओम का इफेक्टिव रेजिस्टेंस. ठीक है. दूसरा 4. अभी 4 है तो 4 तो 6 से भी छोटा है. ठीक है, तो जो 6 है उसको 6 और 6 पैरेलल में कनेक्ट करो. ओके, तो दिस 6 और इन दोनों का सीरीज 6 + 6 12. तो 6 और 12 पैरेलल में है. तो 1/6 प्लस 1/12 is 2/12 plus 1/12 which is 3/12 which is 1/4. तो इसलिए R इफेक्टिव बना 4 ohms. फाइन. तो ये बहुत ही सिंपल होता है ये वाला क्वेश्चन. ये क्वेश्चन बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज कर देते हैं. इसमें कुछ नहीं होता. देखो इसमें क्या होता है? A, B और C. तो एक तो A, B और C को पैरेलल में कनेक्ट करो. ए और ये कॉम्बिनेशन को सीरीज में कनेक्ट करो. ठीक है, या फिर दूसरा ऑप्शन है ए. ठीक है, और उसके पैरेलल में बी और सी का सीरीज कॉम्बिनेशन. ये कब? जब ये वाला कॉम्बिनेशन कब? जब गिवन रेजिस्टर से छोटा ऑप्शन चाहिए अपने को. और ये ऑप्शन कब? ये वाला ब्लू वाला ऑप्शन कब? जब गिवन रेजिस्टेंस से थोड़ा सा बड़ा चाहिए, लेकिन नॉट ट्वाइस. फाइन. सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम. अगर इससे कुछ हेल्प हुआ तो मुझे कमेंट करना या फिर व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर देना. थैंक्स फॉर स्पेयरिंग योर टाइम इन द मॉर्निंग ऑफ योर एग्जाम. ओके, ऑल द बेस्ट.